हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल ला एजुकेशन। दोस्तों, अगर आप यूपीएससी 2023 प्रीलिम्स को टारगेट कर रहे हैं और अगर आपको लगता है कि आप आने वाले 1 या 2 साल के अंदर यूपीएससी और जो बाकी स्टेट सर्विस एग्जाम्स है अगर आप उनको कॉम्पीट करना चाहते हैं और उसके लिए आपकी तैयारी आपने शुरू कर दी है, आप करने वाले हैं, तो ये वीडियो जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। और नॉट सिर्फ ये वाला वीडियो, इसमें एक पूरी सीरीज में आई एम गोइंग टू कवर द पार्ट ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। सो एक्चुअली क्या होता है कि बुक्स में जो फिजिकल ज्योग्राफी की बुक्स हैं वो कॉम्प्रिहेंसिव बहुत है, बट कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो थोड़े से मुश्किल हैं, तो उनको एक्सप्लेन करना जरूरी हो जाता है सो दैट यू कैन इजीली अंडरस्टैंड। सो इन दिस सीरीज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट्स ऑफ फंडामेंटल्स ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी। ये क्लास 11th की टेक्स्ट बुक है, ये कवर आपको पता होगा। एंड इन दिस वीडियो वी विल बी टॉकिंग अबाउट ओरिजिन ऑफ द यूनिवर्स, उसकी क्या क्या थियरीज हैं, एंड सोलर सिस्टम, और हमारे सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं उनकी फिजिकल ज्योग्राफी के बारे में हम जानेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। शुरू करते हैं मॉडर्न थियरीज से। तो मॉडर्न थियरीज में जो सबसे इम्पोर्टेंट थियरी है यूनिवर्स के ओरिजिन की और कि जो हमारा यूनिवर्स है वो कैसे बना, उसका नाम है बिग बैंग थियरी। ये नाम आप सभी ने सुना होगा, बिग बैंग थियरी। ये 1920 में एक साइंटिस्ट थे, एडविन हबल। हबल के नाम से एक हबल टेलीस्कोप भी है, ये इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। तो जो एडविन हबल थे उन्होंने सबसे पहले इस वाली थियरी का प्रूफ दिया था या एविडेंस दिया था कि जो है यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। और जैसे जैसे टाइम पास होता है, यानी कि टाइम आगे बढ़ता है, उस तरीके से जो गैलेक्सीज हैं, मतलब जो यूनिवर्स है हमारा डिफरेंट गैलेक्सीज से बना है, और वो गैलेक्सीज जो है वो एक दूसरे से दूर हटती जाती है, यानी कि एक्सपेंडिंग यूनिवर्स थ्योरी। तो इसीलिए जो है वो यूनिवर्स को एक्सपेंडिंग माना गया। इसमें जो खास बात है वो ये है कि गैलेक्सीज के बीच की डिस्टेंस बढ़ रही है, जो लाइट ईयर्स में मेजर होती है, लेकिन जो गैलेक्सी की जो खुद की जो साइज होती है वो बढ़ रही है, ऐसा कोई एविडेंस नहीं मिला है हमें। सो फ्रेंड्स, दिस इज द स्टार्ट ऑफ द बिग बैंग। चलिए अब जो बिग बैंग थ्योरी को डीप में समझते हैं कि बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है। तो बिग बैंग थ्योरी फॉलोइंग स्टेजेस जो है इसके डेवलपमेंट में माना जाता है यूनिवर्स के। और सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि जो हमारा यूनिवर्स जो है वो एक बहुत ही स्मॉल टाइनी बॉल था, यानी कि ये जो आप डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे सिंगुलैरिटी जहाँ लिखा हुआ है, ये बहुत ही स्मॉल जो बॉल है, इसका माना गया कि इसका टेम्परेचर जो है वो इनफाइनाइट है, इसकी डेंसिटी जो है वो इनफाइनाइट है, लेकिन इसका वॉल्यूम जो है वो बहुत ही कम है, यानी कि पूरा यूनिवर्स एक स्मॉल कॉम्पैक्ट बॉल की तरह था पहले। और फिर अराउंड 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, यानी कि आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, ये जो बॉल है वो एक्सप्लोजन हो गया। सो दिस इवेंट इज कॉल्ड नॉन एज बिग बैंग। और उस टाइम पे ये जो टाइनी बॉल जो है वो इनफाइनाइट वॉल्यूम में एक्सपेंड हुआ। वो एक्सपेंशन जो था वो बहुत ही फास्ट था, इसका जो ये इतना जल्दी ग्रू हुआ दैट द एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द मैटर। तो इस जो बॉल की पहले एनर्जी जो थी वो पहले टेम्परेचर और डेंसिटी के फॉर्म में थी, अब ये जो है वो मैटर के फॉर्म में आ गई। एंड दिस वाज पर्टिकुलरली रैपिड एक्सपेंशन विद इन फ्रैक्शंस ऑफ अ सेकंड आफ्टर द बैंग। तो जब ये बिग बैंग इवेंट हुआ तो उसके फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में ही बहुत सारे चेंजेस आ गए। Okay, now consider this question. This was asked by UPSC in 2017. The question was, the term event horizon, singularity, string theory, and standard model are sometimes seen in the news in the context of observation and understanding of the universe A option, study of the solar and lunar eclipse B, placing satellites in the orbit of the earth, and D, origin and evolution of the living organisms on the earth. तो दोस्तों, अगर आपने एनसीईआरटी का ये डायग्राम अगर देखा होगा तो आप आराम से जो है वो इस क्वेश्चन को आंसर कर सकते थे सिर्फ इसी नॉलेज के हिसाब से कि सिंगुलैरिटी जो है वो related to the Big Bang theory, and that is observation and understanding of the universe. So this was a very easy question directly asked from NCERT. So you people should pay attention to what you read in the NCERT. NCERT textbooks में जो दिया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और यूपीएससी डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछती है। सो जो बिग बैंग का इवेंट था उसके जस्ट बाद में जो एक्सपेंशन है ये बहुत स्लो डाउन हो गया। एंड विद इन फर्स्ट 3 मिनट्स फ्रॉम द बिग बैंग इवेंट द फर्स्ट एटम्स बिगेन टू फॉर्म, यानी कि पहला जो परमाणु है वो बनने लगा था। और विद इन 3 लाख ईयर्स, यानी कि 3 लाख सालों में
टेम्परेचर जो है वो 4500 डिग्री केल्विन पर आ गया था, एंड दैट गेव राइज टू एटॉमिक मैटर एंड द यूनिवर्स बिकेम ट्रांसपेरेंट। अभी बिग बैंग थ्योरी का ही एक ऑल्टरनेटिव कॉन्सेप्ट है, वो हॉयल ने दिया था, उसको कहते हैं स्टेडी स्टेट का कॉन्सेप्ट। इसके अकॉर्डिंग जो है वो यूनिवर्स स्टेडी स्टेट में रहता है, लेकिन इसने भी जो ओरिजिन का टाइम है वो लगभग सेम दिया था। हालांकि अब जो है वो ज़्यादा एविडेंस बिग बैंग थ्योरी को सपोर्ट करते हैं और साइंटिफिक कम्युनिटी जो है वो इस वाली बात को मानती है कि यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड हो रहा है। सो दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ बिग बैंग। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। बिग बैंग तो हो गया, अब बिग बैंग जब हो गया तो बहुत सारा मैटर और एनर्जी जो है वो यूनिवर्स में अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका वो अलग अलग है। सो द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मैटर एंड एनर्जी वाज नॉट इवन इन द अर्ली यूनिवर्स, बट बिकॉज जो उनके डेंसिटी में जो डिफरेंसेस थे, उनकी डेंसिटी में डिफरेंसेस की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अलग अलग थी, और इन्हीं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के अलग अलग होने की वजह से जो सेम डेंसिटी वाले मैटर जो थे वो क्लोज टुगेदर आए, यानी कि दे केम टुगेदर एंड दे स्टार्टेड फॉर्मिंग द बेस फॉर द गैलेक्सीज। तो यहाँ पे जो है वो गैलेक्सीज का निर्माण शुरू हो गया। तो सबसे पहले आपका बिग बैंग इवेंट हुआ, एटम्स बनने शुरू हुए, और एटम्स बनने के बाद में गैलेक्सीज बनना शुरू हुई, जब सिमिलर जो डेंसिटी वाले पार्टिकल्स जो है वो नजदीक आने लगे। एंड एक गैलेक्सी जो है दैट कंटेन्स अ लार्ज नंबर ऑफ स्टार्स एंड दे स्प्रेड ओवर वेरी लार्ज डिस्टेंसेज, जिनको जो है वो लाइट ईयर्स में मेजर किया जाता है, और किसी भी इंडिविजुअल गैलेक्सी की जो रेंज है वो 80,000 से 1,50,000 लाइट ईयर्स की हो सकती है। A galaxy starts to form by accumulation of hydrogen gas in the form of a very large cloud called nebula। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नेबुला क्या है। नेबुला यानी कि हाइड्रोजन गैस जो बहुत सारा एक क्लम्प बना देता है, या क्लम्प ऑफ गैसेज जो होता है, उसको कहते हैं नेबुला। एंड अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि ये कैसा दिखता है। These clumps continue to grow into even denser gaseous bodies giving rise to the formation of stars। तो ये जो नेबुला जो है वो जब धीरे धीरे जब डेंस होता जाता है तो स्टार्स की फॉर्मेशन हो जाती है, and the formation of stars is believed to have taken place 5 to 6 billion years ago, यानी कि अराउंड 13.6 बिलियन ईयर्स अगो तो जो है वो आपका बिग बैंग हुआ, और 5 से 6 बिलियन ईयर्स अगो आपका जो है वो स्टार्स की फॉर्मेशन शुरू हो गई। एंड वी नो जो हमारा सन जो है सूर्य, दैट इज ऑल्सो ए स्टार। इसकी मैं बात कर रहा था पिछली वाली स्लाइड में। नेबुला, नेबुला जो है वो लगभग इस तरह का दिखता है। अब आजकल के जो लेटेस्ट सैटेलाइट्स हैं उनसे इस तरह की पिक्चर्स लेना संभव है। ये आप स्टार्स देख सकते हैं, और ये जो बीच का जो आप क्लम्प ऑफ गैसेस देख सकते हैं, ये आप, तो इनको जो है वो दिस एंटायर इज पिक्चर ऑफ अ गैलेक्सी, और इस ये जो है वो बीच में लंप ऑफ गैसेस हैं। अब हम देखते हैं कि प्लैनेट्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। बिग बैंग हो गया, स्टार्स की फॉर्मेशन हो गई। अब जब स्टार्स की फॉर्मेशन हो गई तो प्लैनेट्स कैसे बने। तो जो नीचे जो 3 स्टेप्स दिए हुए हैं, इन 3 स्टेप्स में प्लैनेट्स की जो है वो डेवलपमेंट मानी जाती है। द स्टार्स आर लोकलाइज्ड लम्प्स ऑफ गैस, जैसा हमने पिछली स्लाइड में देखा था, और इनमें जो क्या होता है कि ग्रेविटेशनल पुल होता है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। सो द ग्रेविटेशनल फोर्स विद इन द लम्प्स लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द कोर ऑफ द गैस, यानी कि जो कोर ऑफ द गैस होता है, या जो सेंटर जो होता है, वहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से वो जो गैसेज हैं वो धीरे धीरे नजदीक आती जाती है, एंड अ ह्यूज रोटेटिंग डिस्क ऑफ गैस एंड डस्ट डेवलप्स अराउंड द गैस कोर। तो उस कोर के अराउंड जो है वो एक रोटेटिंग डिस्क गैस और डस्ट की डेवलप हो जाती है। जो अगला स्टेज जो होता है उसमें ये जो गैसेज होते हैं ये कंडेंस होना शुरू होते हैं, यानी कि ये जमना शुरू होते हैं, एंड द मैटर अराउंड द कोर डेवलप्स इनटू स्मॉलर राउंडेड ऑब्जेक्ट्स। छोटे छोटे पहले ऑब्जेक्ट्स में जुड़ जाते हैं, और फिर जो धीरे धीरे ये जो स्मॉल राउंडेड जो ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये आपस में प्रोसेस ऑफ कोहेशन, यानी कि एक दूसरे से जब ये जुड़ते जाते हैं तो प्लैनेटेसिमल्स बनते हैं, यानी कि छोटे प्लैनेट्स बनते हैं, प्लैनेटेसिमल्स। और जब ये छोटे छोटे प्लैनेटेसिमल्स मिलके जो है वो एक प्लैनेट को राइज करते हैं, या एक प्लैनेट बनता है। इन द फाइनल स्टेज दीज लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लैनेटेसिमल्स एग्रीगेट टू फॉर्म फ्यूअर लार्ज बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ प्लैनेट्स। तो हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जो पूरा गैलेक्सी या पूरा जो यूनिवर्स है उसमें जो गैसेस के छोटे छोटे टुकड़े हैं वो पहले आपस में घूम रहे हैं इधर उधर, फिर छोटे छोटे टुकड़े जुड़ना शुरू हुए, और वो धीरे धीरे कंडेंस होके और एक डेंस बड़ी बॉडी का फॉर्मेशन हो गया, जिसको हम फाइनली प्लैनेट कहते हैं। तो ये जो है वो प्रीलिम्स में इसके रिलेटेड पूछा जा सकता है, और मेंस में भी आपको लिखना पड़ सकता है।
अब हम देखते हैं कि हमारा सोलर सिस्टम जो है वो किस तरह से डेवलप हुआ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे सोलर सिस्टम जिसमें सन जो सेंटर में है उसके अराउंड देर आर टोटल 8 प्लैनेट्स हमारे सोलर सिस्टम में, और उनके बहुत सारे जो है वो सैटेलाइट्स हैं। अब पहले एक कंट्रोवर्सी थी कि 9 प्लैनेट्स माना जाता था, लेकिन अभी जो है वो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ये फाइनल कर दिया है कि अभी फिलहाल जो प्लैनेट्स की संख्या है सोलर सिस्टम में वो 8 ही है। और इनको याद रखने का बहुत ही एक इजी तरीका है, सन के बाद से आगे बढ़ते जाते हैं तो दिस इज द शॉर्ट फॉर्म MVEMJSUN। अगर इसको आप एक लाइन में याद रखना चाहेंगे, माई वेरी एनर्जेटिक मॉम जस्ट शोड अस 9 स्टार्स। ये स्टार्स सिर्फ एक सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए आप सिर्फ इसको देखिए। M यानी कि मार्स, V फॉर विनस, E फॉर अर्थ, M फॉर मार्स, सॉरी दिस M इज फॉर मरकरी एंड दिस M इज फॉर मार्स, J फॉर जुपिटर, S फॉर सैटर्न, U फॉर यूरेनस एंड N फॉर नेपच्यून। यानी कि सन के सबसे नजदीक वाला जो प्लैनेट है उसका नाम है मरकरी। तो इस तरीके से आप जो है वो इस एक सेंटेंस को याद रखते हुए आप पूरा ये याद रख सकते हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ प्लैनेट्स है आफ्टर सन किस तरीके से है। एंड द नेबुला फ्रॉम विच आवर सोलर सिस्टम इज सपोज टू हैव बीन फॉर्म्ड, it started its collapse and core formation some 5 to 5.6 बिलियन ईयर्स अगो। तो यानी कि आज से लगभग जो हमारा सोलर सिस्टम जो है वो लगभग 5.5 बिलियन ईयर्स पुराना है। एंड द प्लैनेट्स दैट दे वर फॉर्म्ड स्टार्ट अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो। यानी कि अर्थ का जो एज है वो लगभग 4.6 बिलियन ईयर्स है। और हमारे सोलर सिस्टम में जो है वो 8 प्लैनेट्स हैं, 63 इनके सैटेलाइट यानी कि मून्स हैं, एंड मिलियंस ऑफ स्मॉलर बॉडीज लाइक एस्ट्रॉइड्स एंड कॉमेट्स, जो छोटे छोटे और एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज जो होती है जिनको एस्ट्रॉइड्स कहते हैं। हम आगे एक फोटो में भी देखेंगे एस्ट्रॉइड्स कैसी दिखती हैं। और कॉमेट यानी कि धूमकेतु, ये जो है वो आप देख सकते हैं कि ये एस्ट्रॉइड्स के नाम से जानी जाती है। दीज आर स्मॉल, वैसे तो ये सोलर सिस्टम के हिसाब से स्मॉल है, वैसे तो इनकी साइज बहुत बड़ी होती है। कुछ कुछ एस्ट्रॉइड्स की साइज जो है वो अर्थ की मतलब लगभग 1/10 साइज जितनी भी होती है। अब प्लैनेट्स जो है 8 प्लैनेट्स, उनका डिस्टिंग्विश किया गया है इनर प्लैनेट्स और आउटर प्लैनेट्स। इनर प्लैनेट्स में जो सन के जो नजदीक वाले जो 4 प्लैनेट्स हैं यानी कि मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स, इनको इनर प्लैनेट्स किया जाता है बिकॉज ये जो है वो एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है उसके अंदर लाई करते हैं। यानी कि हमारा सोलर सिस्टम को अगर समझते हैं तो ये सन है और ये जो है वो सन के अराउंड एक एस्ट्रॉइड की बेल्ट है। ये एस्ट्रॉइड्स जो है वो इस तरीके की दिखती हैं और ये बेल्ट के अंदर जो है वो 4 प्लैनेट्स हैं, मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। और उसके बाहर जो है वो 4 प्लैनेट्स हैं और इनका जो सेग्रीगेशन है वो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स जो है प्लैनेट्स की वो वेरी करती हैं। अभी हम डिफरेंसेस देखेंगे कि अंदर वाले और इनर और आउटर प्लैनेट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। So the first 4 are called the terrestrial, meaning Earth-like, as they are made up of rock and metals, and they have high densities. जो अंदर वाले जो planets हैं ये टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स इनको इसलिए कहा जाता है बिकॉज ये रॉक्स और मेटल्स के बने हुए हैं, जो कि बाहर वाले जो प्लैनेट्स हैं उनको जोवियन प्लैनेट्स कहा जाता है और वो गैस जायंट्स हैं। यानी कि वो इतने सॉलिड और डेंस रॉक्स से नहीं बने हुए हैं, वो गैसेस से बने हुए हैं। लाइक दे आर क्लस्टर ऑफ गैसेज, यानी कि गैस का जो है गोला जैसा होता है उस तरीके के वो प्लैनेट्स हैं। तो उनको जो है वो जोवियन इसलिए कहा जाता है बिकॉज ऑफ दे आर लाइक जुपिटर एंड मोस्ट ऑफ देम आर मच लार्जर देन द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स। अगर आप साइज भी कंपेयर करेंगे तो जो अंदर वाले जो है उनकी साइज काफी छोटी है। जो बाहर वाले जो 4 हैं यानी कि आपका मरकरी के बाद में सैटर्न हो गया, यूरेनस हो गया और आपका नेपच्यून जो हो गया, ये जो हैं काफी बड़े हैं साइज में। एंड ऑल द प्लैनेट्स दे वर फॉर्म्ड अराउंड 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, हम ये देख चुके हैं। अब हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि टेरेस्ट्रियल और जोवियन प्लैनेट्स में मेन डिफरेंस क्या है और क्यों है। डिफरेंस क्या है वो तो हमने पिछली स्लाइड में देख लिया था। अब हम देखते हैं कि इनके बीच में डिफरेंस क्यों है। तो पहला जो पॉइंट है वो ये है कि जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स हैं दे फॉर्म्ड इन द क्लोज विसिनिटी ऑफ द पेरेंट स्टार, यानी कि जो सन के जो है वो काफी नजदीक में थे। तो काफी नजदीक में होने की वजह से जो सोलर विंड्स जो हैं, सोलर विंड्स ने इनकी गैसेस को हटा दिया एंड उसकी वजह से ये इनकी साइज जो है वो काफी छोटी हो गई। और यहाँ पे जो है वो टेम्परेचर इतना ज्यादा गर्म था कि दे कंडेंस्ड इनटू सॉलिड पार्टिकल्स। जबकि बाहर के जो 4 प्लैनेट्स हैं जो आपके
जिनको जोवियन प्लैनेट्स कहते हैं, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ये प्लैनेट्स जो हैं वो सन से काफी ज्यादा डिस्टेंस पे थे। इसकी वजह से ये इतने डेंस नहीं हो पाए और इसकी वजह से साइज में डिफरेंस आ गया। अंदर वाले 4 छोटे हैं, बाहर वाले बड़े हैं। दूसरा जो सोलर विंड्स जो हैं, यानी कि जो सन के आसपास जो विंड्स चलती हैं जिनको सोलर विंड्स कहते हैं, वो इतनी इंटेंस थी कि इन्होंने जितना भी सारी जो गैसेस थी, जो डस्ट थी, उन सबको उड़ा दिया जो टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स के आसपास है। लेकिन बाहर वालों के पास में सोलर विंड्स जो है वो इतनी तेज नहीं थी, इस वजह से जो गैसेस जो है वो वहीं पे रह गई, इधर उधर ज्यादा उड़ी नहीं। एंड द टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स आर स्मॉलर एंड देयर लोअर ग्रेविटी कुड नॉट होल्ड द एस्केपिंग गैसेस। ठीक है, सो ये 3 रीजन हैं जिनकी वजह से टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स और जोवियन प्लैनेट्स के बीच में डिफरेंसेज हैं। लेकिन सबसे मेन डिफरेंस जो है वो सन की डिस्टेंस के हिसाब से है। तो अगर सन से जो नज़दीक हैं उनकी साइज छोटी है, उनका जो है वो गैसियस सिस्टम नहीं है। बाहर वाले जो हैं उनकी साइज बड़ी है। नाउ दिस लास्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर की हमने इसको पहले भी डिस्कस किया कि इज प्लूटो नॉट अ प्लैनेट, क्या प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट नहीं है। तो अगस्त 2006 तक ऐसा माना जाता था कि प्लूटो भी जो है वो एक प्लैनेट है, बट इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, ये बॉडी है जो डिसाइड करती है कि कौन सा प्लैनेट है, सोलर सिस्टम और ये सब बाकी स्टडी करती है। तो इसने माना कि प्लूटो जो है वो एक प्लैनेट नहीं है, बल्कि उससे काफी साइज छोटा है, इस वजह से दिस इज ड्वार्फ प्लैनेट। एंड ये जो है ड्वार्फ प्लैनेट कुइपर बेल्ट में है। तो कुइपर बेल्ट, ये जो नेपच्यून प्लैनेट है उसके पीछे एक रिंग ऑफ बॉडीज ऑफ रिंग है, यानी कि इस कुइपर बेल्ट में बहुत सारे प्लूटो जैसे छोटे छोटे प्लैनेट्स घूम रहे हैं। दैट इज नॉन एज कुइपर बेल्ट। तो ये भी यूपीएससी में पूछा जा सकता है। एस्ट्रॉयड बेल्ट और कुइपर बेल्ट, ये 2 इंपॉर्टेंट बेल्ट्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए रिगार्डिंग आवर सोलर सिस्टम। सो थैंक यू सो मच फॉर पेशेंस हियरिंग एंड आई होप कि यूनिवर्स का ओरिजिन कैसे हुआ और प्लैनेट्स कैसे बने और स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अर्थ का जो है वो इवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ। अभी तक हमने देख लिया कि प्लैनेट्स कैसे बने और हमने अपना सोलर सिस्टम समझ लिया। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक दिस वीडियो, subscribe to the channel and share this video so that other UPSC aspirants can get benefit from this. Thank you so much. Have a nice day.